हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी सीरीज जो चल रही है क्लास 11 के चैप्टर 1 की, उसी को हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें वो है स्टिक्योमेट्री। स्टिक्योमेट्री क्या होती है? स्टिक्योमेट्री ग्रीक वर्ड स्टिक्योन और मेट्री से मिलकर बना हुआ है। its meaning is element and metry means measure। ग्रीक वर्ड दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। क्या मतलब होता है, करना क्या होता है? ये एक टेक्निक होती है, स्टिक्योमेट्री जो होती है, स्टैक्योमेट्री, ये एक टेक्निक होती है जिसको यूज करके हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनके मास कैलकुलेट कर सकते हैं, या उनके रिलेटिव मास का रिलेशन देख सकते हैं, या मास वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टेक्निक में किसी भी रिएक्शन के जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनको एनालाइज किया जा सकता है। यदि मान लो हमको रिएक्टेंट के मास दिए हुए हैं तो हम प्रोडक्ट का मास निकाल सकते हैं, या हमको प्रोडक्ट के मास दिए हुए हैं तो हम रिएक्टेंट का मास निकाल सकते हैं। तो ये मास मास कैलकुलेशन हो जाएगा, मास मास कैलकुलेशन ये भी है यहाँ पर। और यदि रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है और प्रोडक्ट गैसियस है तो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वो कर सकते हैं, या वॉल्यूम है मास फाइंड आउट करना है तो वो कर सकते हैं। तो सेकंड कैलकुलेशन हो जाता है मास वॉल्यूम कैलकुलेशन। सबके न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें, इससे ये सब कैलकुलेशन किए जाते हैं। और यदि यहाँ पर भी वॉल्यूम है, मीन्स गैसियस रिएक्शन है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम है और प्रोडक्ट का निकालना है, या प्रोडक्ट का दिया हुआ है रिएक्टेंट का निकालना है, तो फिर थर्ड जो क्राइटेरिया आ जाता है इसका वो होता है वॉल्यूम कैलकुलेशन। तो हम सब तरह के कैलकुलेशन इस टेक्निक को यूज करके कर सकते हैं। मतलब स्टैक्योमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज करके, एक ऐसी मेथड है जिसको यूज करके हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास या वॉल्यूम के बीच का जो रिलेशन है या जो उनका कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। तो अब ये कैसे किया जाता है, इसके लिए हम एक हाथ दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहाँ पे। और यदि तुम लोग बोलोगे तो फिर मैं और भी ज्यादा बता दूंगी न्यूमेरिकल भी। मैं बेसिक से न्यूमेरिकल यहाँ पे बता दे रही हूँ। Calculate the amount of water produced by the combustion of 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। रिएक्शन यहाँ पर जो केमिकल इक्वेशन होती है वो भी हम ही को लिखनी होती है, कई बार दे भी दी जाती है, तो कैसे लिखेंगे वो भी समझ लो। हमको रिएक्शन लिखनी है कंबंशन ऑफ मीथेन की, तो मीथेन ले लिया। कंबंशन मीन्स उसकी रिएक्शन होनी है ऑक्सीजन के साथ। और जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जलाते हैं, मीन्स उसका कंबंशन करते हैं या उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है। तो वही हम यहाँ पर बना देते हैं और उसके बाद हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। हमने इक्वेशन बैलेंस कर ली, अब हमारे पास रिएक्शन आ गई। अब जो स्टैक्योमेट्री होता है उसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, तो देखो इसमें बहुत सारे रिएक्टेंट होते हैं किसी भी रिएक्शन में और बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। क्वेश्चन में जो हाईलाइटेड है हम सिर्फ उन्हीं पे अपना एनालिसिस करेंगे। तो क्या चीजें हाईलाइटेड है भाई इसमें? एक तो वाटर और एक है मीथेन। तो वही दोनों को हम भी यहाँ पर एनालाइज करेंगे। हम भी उन्हीं दोनों को यहाँ पे, तो हम भी उन्हीं दोनों को हाईलाइटेड करेंगे। किसको किसको करेंगे? मीथेन को और वाटर को। बाकियों से हमको भी मतलब नहीं है। यदि ये होते तो फिर इनको भी देखते। तो वाटर और मीथेन को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। हमें क्या निकालना है? 1.6 ग्राम मीथेन से कितना वाटर निकलेगा ये बताना है। मीन्स हमें मास निकालना है, इसका भी मास निकालना है और इसका भी मास निकालना है। तो यहाँ पे मास मास वाला कैलकुलेशन हो रहा है। मैंने अभी बताई थी कि 3 क्राइटेरिया में यहाँ कैलकुलेशन किए जाते हैं, तो ये मास मास वाला कैलकुलेशन हो रहा है। तो हमको मास किसका, हमको क्या निकालना है कि कितना H2O प्रोड्यूस होगा जब 1.6 ग्राम मीथेन को हम कंबाइन करेंगे, उसका कंबंशन करेंगे। तो सबसे पहले तो जो इक्वेशन है उसमें हमको जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, हम उनके मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लें, क्योंकि मास की बात हो रही है। तो मीथेन का मास कैलकुलेट कर लें। मैंने बहुत बार तुम्हें मोलर मास निकालना बताई हूँ। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4 करके ये आ जाएगा 16। तो ये आ गया 16 ग्राम। और इसका निकाल लें, वाटर का तो 18 होता है और 18 2 टाइम्स है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 ग्राम आ जाएगा। जो भी रिएक्शन में मॉलिक्यूल हैं उनके मासेस निकालने से हमको एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया मिल जाएगा, हमको एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप मिल जाएगा। तो क्या रिलेशनशिप मिला कि यहाँ पे 16 ग्राम जब मीथेन को हम कंबाइन करते हैं तो वो 36 ग्राम वाटर देता है। 16 ग्राम से 36 ग्राम वाटर मिलता है। देयरफॉर
हमको कितने के लिए निकालना है? 1.6 के लिए। सो 1.6 यूनिटरी मेथड से हमेशा कैलकुलेशन होगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये चला जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 16 और आंसर आ जाएगा इसका 3.6 ग्राम। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और मान लो यदि इसका मास दिया होता और ये पूछता तो फिर वो भी तभी भी ऐसे ही करते। मतलब जो स्टैंडर्ड मास है वो रिएक्शन से निकाल लो मोलर मास के सीक्वेंस में, और उसके पास फिर जो डिजायर्ड है, जो चाहिए, उसमें उसको कन्वर्ट कर लो। तो ये मास वाला कैलकुलेशन हो गया। एक मास वॉल्यूम वाला भी देख लेते हैं। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग वाली रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं। ये डिकम्पोज होता है CaO और CO2 में। क्या निकालना है? यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है CO2 का। हाईलाइट कर लिए CO2 और कैल्शियम कार्बोनेट। टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस, और यहाँ पे इसका मास दिया हुआ है, तो ये तुमको लेना है वॉल्यूम के फॉर्म में और ये लेना है मास के फॉर्म में। तो पहले हम इसका मोलर मास निकाल लें कैल्शियम कार्बोनेट का 20, 12 और ऑक्सीजन का 16, 80, 48 और ये आ जाएगा, तो ये आ गया 80 ग्राम। वॉल्यूम हम NTP वाला लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला, 1 मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP। तो 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। तो ये इसका 1 मोल है। मान लो यहाँ 2 लिखा रहता तो फिर 2 मोल के लिए लेते, भी कुछ नहीं है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए इसको 1 मोल के लिए लेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 22.4 लीटर। तो ये हम लोग सबसे पहले स्टैंडर्ड मास और वॉल्यूम निकाल लेते हैं, जैसे कि मास के लिए किया था वैसे ही। अब इसको हम लोग डिजायर्ड क्वांटिटी के लिए चेंज करें तो कोई बात नहीं, डिजायर्ड क्वांटिटी के लिए क्या चेंज करना है वो तो वैसे ही दिया हुआ है। 80 ग्राम से कितना निकलेगा? तो 80 ग्राम से कितना निकल जाएगा भाई? CO2 22.4 लीटर। मान लो ये ऐसा होता कि 40 ग्राम के लिए कैलकुलेट करो, तब फिर तुम इसको कैसे कन्वर्ट कर लेते कि 80 ग्राम से हमको मिलता है 22.4 लीटर CO2, देयरफॉर 40 ग्राम, तो 40 यूनिटरी मेथड से इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 80 और इसको सॉल्व कर लेते तो ये आ जाएगा 11.4 लीटर। इस तरह से हम स्टैइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं जिस भी डिजायर्ड क्वांटिटी में हमको करने के लिए बोला जाए। यदि और न्यूमेरिकल्स करवाने होंगे किसी और कैलकुलेशन के लिए तो तुम लोग मुझे मैसेज कर देना, तो मैं और इस तरह के न्यूमेरिकल्स तुम्हें प्रैक्टिस सेट दे दूंगी, करवा भी दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग रिएजेंट। इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? देखो, जब भी कभी हम एक कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें रिएक्टेंट होते हैं एक साइड और एक साइड प्रोडक्ट होते हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जब हम लिखते हैं इक्वेशन में तो हम हमेशा उसको बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं। तो बैलेंस फॉर्म में लिखने का मतलब ये नहीं होता कि जिस रेशियो में वो लिखे गए हैं या जिस नंबर में वो लिखे गए हैं रिएक्शन भी वैसे ही हो रही है। रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, रिएक्शन मास के अकॉर्डिंग होती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम दो प्रोडक्ट को बिल्कुल सेम टू सेम मास में ले लें, क्योंकि दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं, दो अलग अलग रिएक्टेंट को हम सेम मास में कभी भी हम ले ही नहीं सकते। तो डेफिनेटली एक ज़्यादा रहेगा और एक कम रहेगा। तो जो कम रहेगा वो पहले ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो जल्दी से कंबाइंड हो जाएगा, और जब वो पहले ख़त्म हो जाएगा तो वो रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करेगा और वही कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन में जिस रिएक्टेंट की वैल्यू, जिस रिएक्टेंट का मास कम होता है, लेस होता है, उसी को हम, जिस रिएक्टेंट की क्वांटिटी लेस होती है उसी को हम हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, क्योंकि वो जब खत्म हो जाएगा, वो जब एंड हो जाएगा तो रिएक्शन आगे हो ही नहीं पाएगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। और इसलिए उस रिएजेंट को जिसकी क्वांटिटी, जिसका मास कम है, हम हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट मानेंगे। इसको समझते हैं एग्जांपल से। मान लो हमारे पास ये वाली रिएक्शन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइंड होकर अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं, इसको मैंने बैलेंस कर दी हूँ। यदि मैं तुमसे पूछूं कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है तो तुम लोग क्या बोलते हो? देख लोगे रिएक्शन को, बोलोगे इसका 1 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, इसका 3 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, मतलब ये कम है तो ये हुआ लिमिटिंग रिएजेंट। तो भाई ऐसा नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में क्या बोली कि मास देखना है, जिसका मास कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इसलिए तुम क्या करो, सबसे पहले इनके मोलर मास निकाल लो। तो नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा 28 और हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा 1 और 3 2 जैसे 6 आ जाएगा। तो किसका मास कम आया? हाइड्रोजन का। तो जब ये दोनों कंबाइंड होंगे, तुमने क्या लिया हुआ है? N2 लिया है, मीन्स तुमने 28 ग्राम नाइट्रोजन लिया है
और 3H2 लिया है मीन्स तुमने 6 ग्राम हाइड्रोजन लिया है। 28 ग्राम नाइट्रोजन को जब तुम 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो 28 6 को कहां तक चला पाएगा? जब इसका 6 इसके 6 से रिएक्ट हो जाएगा तब ये कितना बचेगा? 22। बस वो वैसे ही रह जाएगा, सिर्फ 6 ग्राम ही इसका रिएक्ट होकर क्या बना पाएगा? अमोनिया बना पाएगा। फिर बाकी का अमाउंट कहाँ जाएगा? क्योंकि उसको भी तो हाइड्रोजन चाहिए, उसके पास हाइड्रोजन नहीं है अब रिएक्ट होने के लिए, तो इसलिए ये इसकी जितनी क्वांटिटी है तब तक नाइट्रोजन इसके साथ रिएक्ट होगा, और उसके बाद जैसे ही ये खत्म हुआ नाइट्रोजन इससे रिएक्ट होना बंद कर देगा और रिएक्शन खत्म हो जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि हर रिएक्शन में एक ऐसा रिएजेंट होता है, एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जिसका मास दूसरे के कंपैरिजन में लेस होता है, और उसी को हम हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? हाइड्रोजन। अब ये गलती मत करना कि नंबर ऑफ मोल काउंट करके तुम बता रहे हो कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये नहीं है। क्लियर ये? और इस पे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल रहते हैं उसमें मास का कैलकुलेशन करना रहता है रिएक्टेंट के, और जिसका मास कम आता है तो वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये कैलकुलेशन भी स्टोइकियोमेट्री के बेसिस पे किए जाते हैं और बिल्कुल वैसे ही होते हैं। यदि इसका न्यूमेरिकल तुम्हें चाहिए होगा तो फिर उसके लिए भी तुम मुझे मैसेज करके बोल देना कि मैडम इसका भी न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज मोलालिटी। मोलालिटी को समझने के लिए हम एक सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन के लिए हमको लेना पड़ेगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो सॉल्यूट तो हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल के फॉर्म में, और सॉल्वेंट लेते हैं मास के फॉर्म में, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। So number of mole of solute dissolved in 1 kilogram of solvent is the molality of solution. फॉर्मूला आ जाएगा इसके लिए mass of solute into 1000 divided by molar mass of solute into mass of solvent in gram। और इसी तरह से फिर हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर अगली जो मेथड है वो है मोलारिटी। मोलारिटी को समझने के लिए फिर हम एक सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन के लिए हमें फिर चाहिए दो कंपोनेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट सॉल्यूट समझ में नहीं आ रहा तो इस एग्जांपल से समझ लेना। एक बीकर में पानी ले लेते हैं, वाटर, और उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं। तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है और सॉल्ट यहाँ पे सॉल्यूट है, क्योंकि ये लेस है और ये इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। जो ज़्यादा होगा कंपोनेंट वो हमेशा सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ा सा होगा वो सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट हमने लेना है यहाँ पर 1 लीटर वाटर, दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, और सॉल्यूट के फिर ले लेने हैं नंबर ऑफ मोल। तो मिल गई हमको मोलारिटी की डेफिनेशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट इज द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलारिटी और मोलालिटी जब हम लोग पहली बार सुनते हैं तो ऐसा लगता है अरे यार वही तो नहीं है, थोड़ा सा जबान फिसल गई वाला डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। तो नहीं, दोनों अलग अलग है। मोलारिटी अलग है और मोलालिटी अलग है। इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। इससे सिंपल तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला बेस्ड जो न्यूमेरिकल होते हैं उसके लिए इसको अप्लाई करते हैं। कई बार न्यूमेरिकल में ये समझ नहीं आता सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है, तो उसके लिए ट्रिक यूज करना, जिसका अमाउंट हमेशा कम रहेगा, जिसका अमाउंट कम दिखाई देगा वो सॉल्यूट, और जो ज्यादा दिखाई देगा वो सॉल्वेंट। फिर दोनों में डिफरेंस भी है, मोलारिटी और मोलालिटी में। क्या डिफरेंस है मोलारिटी और मोलालिटी में? तो मोलारिटी में हम वॉल्यूम के फॉर्म में लेते हैं सॉल्वेंट, और मोलालिटी में सॉल्वेंट हम मास के फॉर्म में लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर एंड हियर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम। चूंकि ये वॉल्यूम है तो ये टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे चेंज होगी मोलारिटी, मोलालिटी चेंज नहीं होगी टेम्परेचर से। और इसकी यूनिट हो जाती है मोल पर लीटर और इसकी यूनिट हो जाती है मोल पर केजी। सो दैट्स ऑल, एंजॉय योर डे, कीप वॉचिंग।